नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग इस वीडियो में तीन महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था के बारे में समझेंगे। संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमेशा लगभग स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग इन तीनों टॉपिक को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि इनमें अंतर क्या है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जानेंगे। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार का संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्र में संसदीय व्यवस्था के बारे में प्रावधान वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 163 और 164 में राज्यों में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान उपबंध किया गया है। इसे हम लोग 89 के डिफरेंस से ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम लोग को केंद्र में संसदीय व्यवस्था के बारे में पता है, उससे रिलेटेड कौन से अनुच्छेद में क्या उल्लेखित है, तो हम उसमें 89 ऐड करके राज्य में संसदीय स्वरूप व्यवस्था के बारे में भी पता कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्र संसदीय व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया गया है, तो उसमें अगर हम 89 ऐड करते हैं तो अनुच्छेद 163 और 164 आता है, जिसमें राज्य में संसदीय स्वरूप व्यवस्था का उपबंध किया गया है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ कार्यपालिका का मतलब हुआ ये कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, और विधायिका का मतलब हुआ पूरे सांसद। जितने भी पार्लियामेंट में सांसद होते हैं, जैसे लोकसभा में जितने भी सांसद मेंबर हैं, वो पूरे विधायिका कहलाएंगे, और उसमें जो मंत्री परिषद बने जाते हैं वो कार्यपालिका कहलाएंगे। मंत्री परिषद हमेशा पूरे विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं वो सबके प्रति उत्तरदायी है। इसलिए संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। आइए संसदीय सरकार की विशेषताओं के बारे में समझते हैं। भारत में संसदीय सरकार की विशेषता कुछ इस प्रकार है: नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका, बहुमत प्राप्त दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन और गोपनीयता। आइए एक एक करके इन विशेषताओं को समझते हैं अच्छे से। पहला है नामित या वास्तविक कार्यपालिका। इसका मतलब यह हुआ कि संसदीय सरकार में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जबकि राष्ट्रपति नामिक यानी नाम का प्रमुख होता है, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका के परामर्श पर कार्य करती है तथा कार्यपालिका के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, मतलब मानने से इनकार नहीं कर सकता है। यहाँ कार्यपालिका का मतलब मंत्री परिषद हुआ या कैबिनेट। ये अब दूसरी विशेषता के बारे में समझते हैं, जो बहुमत प्राप्त दल का शासन के बारे में है। बहुमत प्राप्त दल शासन का मतलब यह हुआ कि लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत प्राप्त होता है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है तथा राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करती है और उसे शपथ दिलवाती है, और प्रधानमंत्री के परामर्श से ही बाकी मंत्रियों का भी नियुक्ति करती है तथा उन्हें शपथ दिलाती है। लेकिन जब किसी एक दल का बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। आइए अब अगली विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में समझते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है, यानी कि मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, विशेषकर लोकसभा के प्रति। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। मतलब प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद तभी तक लोकसभा में रह सकती है जब तक उसके पास बहुमत हो। अगला विशेषता है राजनीतिक एकरूपता। मतलब मंत्री परिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है, लेकिन गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री एक दूसरे के सहयोग के लिए बाध्य होते हैं। अगली विशेषता है दोहरी सदस्यता। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य के रूप में काम करता है। मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता है, लेकिन संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं बना है और वह मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। अगली विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। वह मंत्री परिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का
नेता भी होता है। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण एवं संसद का सदस्य होने के नाते अहम भूमिका निभाता है। अगला विशेषता है निचले सदन का विघटन। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। यानी कार्यपालिका को संसदीय व्यवस्था में लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। अगली विशेषता और आखिरी विशेषता है गोपनीयता। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करता है और अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों की सूचना किसी को नहीं दे सकता। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व वे गोपनीयता की शपथ लेता है। मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। हमने भी संसदीय सरकार की विशेषता के बारे में देखा। अब आइए जानते हैं संसदीय व्यवस्था के कुछ गुण और इसके दोष के बारे में। पहले संसदीय व्यवस्था के गुण को समझते हैं। पहला गुण है विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। मतलब सरकार के विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है, जिसके कारण इन दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर होते हैं। दूसरा गुण है उत्तरदायी सरकार। मतलब मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरा गुण है निरंकुशता का प्रतिषेध। मतलब कि कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद की कार्यकारी क्षमता मंत्रिपरिषद में निहित होती है, यानी एक समूह में, न कि एक व्यक्ति में। अगला गुण है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। मतलब सत्तारूढ़ दल के लोकसभा में बहुमत खो देने पर राष्ट्रपति विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसलिए विपक्ष दल का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में माना जाता है। अगला गुण है व्यापक प्रतिनिधित्व। मतलब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करते समय यह ध्यान रखता है कि सरकार के सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। हमने संसदीय व्यवस्था के गुण को समझा। अब आइए इसके दोष यानी अवगुण को समझते हैं। पहला दोष है अस्थायी सरकार। मतलब कोई गारंटी नहीं कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या गठबंधन वाली सरकार को अस्थिर कर सकता है। दूसरा दोष है नीतियों की निश्चितता का अभाव। संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती हैं, क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है कि उसका कार्यकाल पूरा हो पाएगा या नहीं। तीसरा दोष है शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध। मतलब कि संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य हैं। कैबिनेट विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों का नेता होता है। अगला दोष है अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। मतलब मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते हैं, क्योंकि मंत्रियों के चयन के लिए प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होता है। हमने अभी संसदीय व्यवस्था के कुछ दोष के बारे में जाना। इस तरह हमने संसदीय व्यवस्था के विशेषता, गुण और दोष को बहुत अच्छे तरीके से समझने का कोशिश किया। अब आइए समझते हैं संविधान में संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था क्या है। आइए पहले संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम के बारे में समझते हैं। संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है। दोनों अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। संविधान निर्माताओं ने देश का बृहद आकार और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया है। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में भी वृद्धि होगी। लेकिन संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा संविधान के संघीय व्यवस्था पर आधारित है। आइए अब संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषता के बारे में समझते हैं। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं कुछ इस प्रकार है, जैसे द्वैध राज्य पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय। ये एक करके इन विशेषताओं को समझने का कोशिश करते हैं। पहला है द्वैध राज्य पद्धति। मतलब संविधान में संघ स्तर पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर राजपद्धति को अपनाया गया है।
जिसमें केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामले जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार आदि को देखती है, जबकि राज्य सरकार क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि। आइए अब अगली विशेषता लिखित संविधान को समझते हैं। लिखित संविधान, हमारा संविधान न केवल लिखित दस्तावेज है बल्कि विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है। मूलतः इसमें एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में इसमें लगभग 465 प्लस अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की शक्तियों एवं उनके प्रयोग की विस्तृत विवेचना है, अतः यह दोनों के मध्य गलतफहमी और असहमति को उत्पन्न नहीं होने देता है। आइए अगली विशेषता को देखते हैं, शक्तियों का विभाजन। संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं दोनों से संबंधित सूची निहित है। केंद्र सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय को रखे गए हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के विषयों में केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होती है। मतलब कि जब दोनों के बीच विवाद होता है तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून ही वैलिड होगा, न कि राज्य द्वारा बनाए गए कानून। अगली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान सर्वोच्च है। इसका मतलब यह हुआ कि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की संपूर्ण शक्ति संविधान में निहित है। वो कोई भी कार्य संविधान के गाइडलाइन के अनुसार करते हैं। अगली विशेषता है कठोर संविधान, मतलब यह हुआ कि संविधान में फेरबदल करने के लिए या कुछ संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत, साधारण बहुमत नहीं बल्कि विशेष बहुमत या आधे राज्यों की मंजूरी आवश्यकता होती है। यह इस कारण संविधान को यह कठोर बनाता है। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन करता है। संविधान उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन करता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को निपटारा करता है, तथा न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें आदि के कारण भी स्वतंत्र न्यायपालिका आदि के कारण भी उच्चतम न्यायालय को स्वतंत्र न्यायपालिका कह सकते हैं। आइए अगले विशेषता द्विसदनीय के बारे में समझते हैं। संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। उच्च सदन यानी राज्यसभा और निम्न सदन यानी लोकसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। हमने संविधान की संघीय विशेषताओं के प्रावधानों को समझा अच्छे से। अब आइए समझते हैं संविधान की एकात्मक विशेषता को। संविधान की एकात्मक व्यवस्था की विशेषता कुछ इस प्रकार है, जैसे सशक्त केंद्र, राज्य अंशवर नहीं, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का भाव, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत लेखा एवं जांच मशीनरी, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, राज्यों के विधेयकों पर वीटो आदि। ये एक एक करके अब इनको समझते हैं। पहला है सशक्त केंद्र, मतलब कि देश के लगभग मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास स्थित है। दूसरा है राज्य अंशवर नहीं, मतलब कि संसद एक तरफा कार्यवाही द्वारा उनके क्षेत्र, सीमाओं, राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है। तीसरा है एकल संविधान, मतलब कि भारत संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं बल्कि राज्यों का भी संविधान है, तथा राज्य एवं केंद्र दोनों को इसी एक ढांचे का पालन करना अनिवार्य है। आइए अगले विशेषता संविधान का लचीलापन को समझते हैं। मतलब संविधान के एक बड़े हिस्से को साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से संशोधित किया जा सकता है, यानी संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है। लेकिन अगर अमेरिका का तुलना करें तो अमेरिका में राज्य भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है, जबकि यह भारत में नहीं होता है। भारत में केवल संविधान संशोधन के प्रस्ताव लाने का अधिकार केंद्र के पास है, न कि राज्यों के पास। अगली विशेषता है राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का भाव, मतलब कि राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगला है आपातकालीन उपबंध। संविधान 3 तरह की आपातकाल व्यवस्था निर्धारित करता है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल एवं वित्त आपातकाल।
आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। यह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है। हम लोग आपातकालीन उपबंध को एक अलग से वीडियो में अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये यहाँ अभी कुछ समय में इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये लंबा टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए हम लोग इसको अलग से वीडियो में अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। आइए अगला देखते हैं, एकल नागरिकता। भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है, कोई अन्य पृथक राज्य नागरिकता नहीं है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता व्यवस्था है, राज्य का भी नागरिक और देश का भी नागरिक। आइए अगला विशेषता देखते हैं, एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई है और इसके अधीन राज्य उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्य कानूनों दोनों पर लागू होती है। ये नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए पृथक लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, IFS केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए हैं। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और उन पर केंद्र का नियंत्रण होता है। अगला विशेषता देखते हैं, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। मतलब कि भारत का नियंत्रण एवं लेखा महापरीक्षक कैग न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के खातों की भी जांच करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति तथा बर्खास्तगी बिना राज्यों की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा होता है। इस तरह यह व्यवस्था राज्यों की वित्तीय सहायता पर अंकुश लगाती है। अगली विशेषता को देखते हैं, राज्य सूची पर संसद का अधिकार। इसका मतलब यह हुआ कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषय पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती है। ऐसा तब भी किया जा सकता है जब देश में किसी भी तरह का आपातकाल की व्यवस्था लागू नहीं हुआ हो। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर नियंत्रण करता है। अगला है एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न कराता है बल्कि राज्य विधानमंडल का भी चुनाव कराता है। इस इकाई की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। राज्यों के विधेयकों पर वीटो। यह अगला विशेषता है, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल पर पारित कुछ विधेयकों की राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपनी मंजूरी के लिए इसे न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। हमने अभी संविधान के संघीय व्यवस्था एवं एकात्मक व्यवस्था के विशेषता के बारे में समझने का अच्छे से कोशिश किया है। आइए अब भारतीय संविधान की प्रकृति पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का व्यू जानते हैं। उनके अनुसार संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितनी दोहरी राज पद्धति। केंद्र राज्यों का संघ नहीं है जो कमजोर संबंधों से एकीकृत हो, न ही राज्य संघ की एजेंसियां हैं। संघ एवं राज्य दोनों को संविधान द्वारा बनाया गया है। दोनों की शक्तियां संविधान में निहित है। यद्यपि संविधान ने कड़ा संघीय स्वरूप नहीं दिया, तथापि यह समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय हो सकता है। हमने इस वीडियो में संविधान में संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था एवं एकात्मक व्यवस्था के बारे में समझने का कोशिश किया है। यह टॉपिक एग्जाम व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे संघीय व्यवस्था का कुछ प्रावधान दे दिया रहेगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा संघीय व्यवस्था का प्रावधान है या नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में संविधान में संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था एवं एकात्मक व्यवस्था से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और एग्जाम में इससे रिलेटेड निकलने वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।